हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे हमने फ्री वीडियो लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, नाइपर, जीपैट एटसेट्रा के रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट हम अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं और अपन सारे टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे इस चैनल पे। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अभी तक हमने फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ेस के बारे में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस को। तो देखिए, आज का टॉपिक अपना रहने वाला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें डीजनरेशन ना कह के इसमें अभी तक अपन न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़ की पढ़ रहे थे। डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इसमें भी होता है, बट मेन जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इसमें डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है। मतलब जो माइलिन सीट होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स। जैसा आपने वो सॉल्टेटरी मैकेनिज्म पढ़ा होगा कि ऐसे जंपिंग ऑफ आयंस के थ्रू, वो अपन HAP में ऑलरेडी पढ़ेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया के लिए कि सॉल्टेटरी मैकेनिज्म ऑफ होता है ना कि सिग्नल कंडक्शन का जो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, तो वो सारे मैकेनिज्म जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि माइलिन सीट ही नहीं रह जाएगी। तो कैसे वो सिग्नल्स क्या कह सकते हैं कंडक्ट हो पाएंगे थ्रू न्यूरॉन्स, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो अपना न्यूरॉन होता है ना, देखिए जो न्यूरॉन होता है देखिए ये न्यूरॉन्स के ऊपर क्या होता है, ऐसे माइलिन सीट होती है और ये इसके साइड में क्या होते हैं, ओलिगोडेंड्रोमर्स होते हैं। जो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये क्या करते हैं, इस माइलिन सीट को मेंटेन करके रखते हैं। बट मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि देखिए, जैसे ये इसको अपन ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह समझ लेते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर BBB। तो देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है कि बहुत सारे जो इम्यूनो सेल्स होते हैं ना, वो भी इसको पास नहीं कर सकते हैं एज सच डायरेक्टली। बट क्या होगा, जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इट इज़ एक्चुअली अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, इम्यून सिस्टम्स के ऊपर जो अपना इम्यून सिस्टम की सेल हैं, जैसे कि समझ लीजिए एक हो गई T सेल, है ना। तो T सेल क्या करेगी, वैसे तो ये पास करेगी इधर, इसके ऊपर क्या रहेंगे, रिसेप्टर्स रहेंगे। किसके लिए, मतलब ये क्या रहेगी, टू सेंसिटिव टू इस माइलिन सीट, इस सीट के लिए सेंसिटिव रहेगी। तो यहाँ आएगी और फिर और बहुत सारे T सेल्स को रिक्रूट करेगी, है ना। फिर ये जो ये आ रहे हैं T सेल्स आएंगे, ये यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से इस माइलिन सीट के ऊपर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स बन जाएंगे, एंटीबॉडी, मतलब जैसे होता है ना एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो एंटीबॉडी रिसेप्टर्स बन जाएंगे। फिर वो क्या करेगी, जो मैक्रोफेजेस आएंगे इसके अगेंस्ट में आके, मैक्रोफेजेस इन माइलिन सीट के ऊपर और इन क्या बोल सकते हैं, इनको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इन मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, इन सारे इम्यून सेल्स की अटैक की वजह से क्या होगा, ये माइलिन सीट जो है ये धीरे धीरे ऐसे डैमेज होने लगेगी, है ना। और अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होगा, एक रीमाइलिनेशन का स्टेप आता है। रीमाइलिनेशन, जो बॉडी है वो क्या करेगी, जो देखिए ह्यूमन ब्रेन है, अपनी बॉडी है, उसमें सारी चीज़ों को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी होती है। वो बहुत सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की अपने तरफ से कोशिश करती है। तो वो क्या करेगी, वापस से इन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को एक चांस प्रोवाइड करेगी कि ये वापस से इनको हिल कर सके। बट अटैक जब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये रीमाइलिनेशन की जो स्टेप होती है वो उसको कोप नहीं कर पाएगी, फिर ये डेंड्रोसाइट्स जो हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगेंगे और ये एक्सॉन भी धीरे से रैप्चर हो जाएगा।
है ना। तो इस वजह से ये न्यूरॉन जो रहेगा नॉन फंक्शनल या फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीजेनरेशन हो जाएगा। और इस पे जो ये छोटे छोटे स्क्लेरास बन जा रहे हैं, जो ये स्कार छोड़ के जा रही हैं ये सेल्स, क्योंकि वो अटैक कर रही हैं तो माइलिन क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसकी वजह से स्कार्स बन जाते हैं, स्कार्स, है ना। तो इन स्कार्स को स्क्लेरा बोला जाता है, स्क्लेरा, और यहीं से मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम पड़ा है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन बिफोर कि अपन उन ड्रग्स को समझें, अपने को पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली हो रही है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो उसको वॉकिंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टी होती है। मतलब सोचिए ना, अगर कोई सिग्नल ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो पर्सन ना बहुत अच्छे से सोच पाएगा, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स चली जाएंगी, वॉकिंग स्किल्स चल जाएंगी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लॉस हो जाएगा, है ना। तो सारी तरीके की प्रॉब्लम्स उसे क्रिएट होने लगेंगी। तो देखिए, अब ये अपन ने समझ लिया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, डी माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। अब देखिए, क्योंकि आपको पता, अब देखिए इसकी वजह से सिम्टम्स देख लेते हैं अपन, क्या आ सकते हैं पेशेंट को सिम्टम्स। देखिए, ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड विजन, कन्फ्यूज़न, क्योंकि देखिए पेशेंट जो है वो कुछ सोच भी नहीं पाएगा। उसके अलावा इसको एमनेसिया होगा, चीज़ें भूलने लगेगा, है ना। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लॉस होगा, कोऑर्डिनेशन इज लॉस्ट ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लॉस, ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, एमनेसिया, एंड इससे रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम्स वी कैन से कि हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम के सारे न्यूरॉन्स ही डीमाइलिनेटेड हो जा रहे हैं ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें ट्रीटमेंट की क्या चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले कि जो अपन एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स है और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें। जो प्रीवियसली जिन न्यूरॉन्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, है ना, मतलब ये जिन पे अभी अटैक चल रहा है, क्योंकि वो ऑल टाइम होते रहता है ना, तो जो इम्यून सिस्टम है उसे अपने को डाउन रेगुलेट करना है, ताकि वो क्या हो जाए, लेस इफेक्टिव हो जाए, अपने को इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है। और उसके अलावा जो रिलैप्स है जो इस ड्रग्स डिसीज़ का, उसको रोकना है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर खुद भी प्रॉपर्टी है कि वो रीमाइलिनेशन कर सके, बट जो रिलैप्स ऑफ अटैक्स है वो अगर आएगा तो बॉडी अपने रीमाइलिनेशन के प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसके लिए अपने को कुछ अप्रोचेस को फॉलो करना है। अब इसके लिए जो कुछ ड्रग्स हैं उन्हें अपन देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए अपन ड्रग्स कौन सी यूज़ करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए अपन कौन कौन सी ड्रग यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। इसको याद करने के लिए निमोनिक्स आप याद रखिएगा, फिट DGM, एक DGM जी थे जो क्या था, उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हेल्थ रिलेटेड, तो वो क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई थी, वो सही से वॉक नहीं कर पा रहे थे, कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो एक्सरसाइज करें, फिट हो जाएं, और तो इससे ट्रिक बनती है फिट DGM, है ना। ये ऐसे लिख लीजिएगा, फिट DGM, तो इससे आपको याद करने में ईजी जाएगा। तो सबसे पहली जो ड्रग आएगी वो रहेगी फिंगोलीमोड, फिर दूसरी है इंटरफेरॉन्स यूज़ होते हैं, इंटरफेरॉन्स β1A एंड β1B यूज़ होता है इसमें। इसके अलावा टेरिफ्लूनामाइड यूज़ होती है, डालफेम्पेरिडीन यूज़ होती है, डालफेम्पेरिडीन यूज़ होती है, ग्लाटीरामर यूज़ होती है। और इसके अलावा M से अपन काफ़ी सारी डिसीज़ को काफ़ी सारी ड्रग्स को पढ़ेंगे, इसे आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ, पहले अपन इतनी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो फिंगोलीमोड है ये क्या करेगा, ये लेम्फोसाइट के मूवमेंट को, लेम्फोसाइट
को कम करेगा, कहाँ, सीएनएस में। तो सीएनएस में जब लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे तो वो माइलिन शीट के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। फिर इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को डाउन रेगुलेट करते हुए ये भी लिम्फोसाइट्स के जो मूवमेंट होता है केमोटैक्सिस जिसे बोलते हैं, केमोटैक्सिस को रोकेगा। टेरिफ्लूनामाइड का भी यही काम है कि ये लिम्फोसाइट्स के मूवमेंट को रोकेगा, कम करेगा सीएनएस में। बट देखिए इसको क्या करना है आपको, टेरिफ्लूनामाइड के अंदर ये है कि इट कांट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। डालफेम्पिरिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। ये पेशेंट इंक्रीजेज द पेशेंट की वॉकिंग स्पीड को बढ़ा देता है, वॉकिंग स्पीड। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि पेशेंट जो रहेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मैंने बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसका लॉस्ट हो जाएगा, तो वो वॉकिंग में भी उसे प्रॉब्लम होने लगेगी, वो इजीली वॉक नहीं कर पाएगा। बट डालफेम्पिरिडोन के साथ ये देखा गया कि ये वॉकिंग स्पीड तक को भी बढ़ा सकता है, इतनी अच्छी ड्रग है ना। तो इन सबको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं एम से कौन कौन सी ड्रग आती हैं। देखिए जो ग्लैटिरामीर है ये एक्चुअली एक पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड। और ये क्या करता है, दिस रिसेम्बल्स व्हाट वी कैन से माइलिन है ना। तो ये माइलिन सीट, जो माइलिन होता है, माइलिन को ही क्या करेगा, रिसेम्बल करेगा। तो जो क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उनके अटैक को ये डाइवर्ट कर देता है कि वो माइलिन सीट के ऊपर ज़्यादा अटैक ना करके इसके ऊपर भी अटैक करते हैं, तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये डिकॉय कर देता है, उसे अटैक को उनके डिकॉय कर देता है ना, डिकॉय कर देता है। फिर देखिए हाँ, एम से देख लेते हैं अपन कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। देखिए एम से सबसे पहले तो आती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्लोनल एंटीबॉडीज। डेक्लिजुमैब, ऑक्रेलिजुमैब, नटालिजुमैब। इसमें से जो ऑक्रेलिजुमैब है, इट इज़ अ अप्रूव्ड ड्रग फॉर प्रोग्रेसिव केस, फॉर प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना। तो इट इज़ ऑक्रेलिजुमैब इज अप्रूव्ड फॉर द प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा एम से दूसरी ड्रग जो आने वाली है वो है मोडाफिनिल। तो देखिए मोडाफिनिल का भी यूज़ होगा किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये सारी ड्रग्स हो गई जिनको आपको याद रखना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना। फिर देखिए अभी तक जितने भी चीज़ें थी ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग जो मतलब डिसीज़ जो रहेगी वो रहेगी अल्जाइमर्स डिसीज़। उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे उसमें आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और उन्हें बताना है कि फार्मा बाबा पे क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए इस जर्नी में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।